भारत के राष्ट्रपति, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है देश का सर्वोच्च पद, हमारे राष्ट्र के प्रमुख, देश के पहले नागरिक और हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर। पर कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है और सच में उनके पास कितनी शक्ति होती है? चलिए आज इस पूरी यात्रा को उम्मीदवार बनने से लेकर कमांडर इन चीफ बनने तक समझते हैं। तो भारत का शासन चलता कैसे है? इसकी नींव है हमारी संघ कार्यकारिणी या यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये वो कोर बॉडी है जो देश को चलाती है और इसके शिखर पर है राष्ट्रपति का पद। आज हम इसी सबसे ऊंचे पद की गहराई में उतरेंगे। तो इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है? इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। इस पूरे स्ट्रक्चर में राष्ट्रपति हमारे देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि सरकार का नेतृत्व असल में प्रधानमंत्री करते हैं। आज हमारा पूरा फोकस राष्ट्रपति पर ही रहेगा। तो राष्ट्रपति बनने का ये जो सफर है, ये शुरू कहाँ से होता है? सब कुछ बहुत ही बुनियादी योग्यताओं से शुरू होता है। ये वो शर्तें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी को भी उम्मीदवार बनने के लिए इन्हें पूरा करना ही पड़ता है। राष्ट्रपति पद की शर्तों में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो अलग हैं और चुने जाने के बाद पद पर बैठने की शर्तें अलग। चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 साल की उम्र और लोकसभा चुनाव के लिए योग्य होना जरूरी है। लेकिन एक बार कोई चुन लिया गया तो उन्हें संसद सदस्य जैसे पद छोड़ने पड़ते हैं और वो लाभ का कोई दूसरा पद नहीं रख सकते। मतलब कोई भी ऐसा सरकारी पद जिससे कोई सैलरी या फायदा मिलता हो। अब ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे कि भारत के राष्ट्रपति को हम और आप यानी आम जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनते। इसके लिए एक बिल्कुल अलग, एक अनोखा इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इस्तेमाल होता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, पर इसमें हर कोई वोट नहीं दे सकता। और सबसे जरूरी बात यही है कि सिर्फ चुने हुए सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं। संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं या विधान परिषदों के सदस्य होते हैं, वो इस प्रक्रिया से बाहर रहते हैं। अब ये जो वोटिंग का तरीका है, ये अपने आप में बड़ा मजेदार है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पसंदीदा फिल्मों को रैंक कर रहे हों। पहली पसंद को नंबर 1, दूसरी को 2 और ऐसे ही आगे। अगर पहली गिनती में किसी को जीत के लिए जरूरी वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। फिर उनके वोट उनकी दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक एक विजेता नहीं मिल जाता। चलिए, चुनाव की प्रक्रिया तो समझ ली, अब आते हैं असली मुद्दे पर। राष्ट्रपति असल में करते क्या है? आइए देखते हैं कि पद संभालने के बाद राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विशाल और अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। ये राष्ट्रपति की रोजमर्रा की प्रशासनिक भूमिकाएं हैं। सरकार का हर काम, हर बड़ी नियुक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, मंत्रियों की हो या राज्यों के राज्यपालों की, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। यही बात उन्हें सरकार के कामकाज के केंद्र में रखती है। कानून बनाने के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम है। वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, उसे संबोधित कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विधायी शक्ति ये है कि कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है क्षमादान की शक्ति। ये एक बहुत गहरी शक्ति है। राष्ट्रपति किसी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी या सजा के तरीके को बदल सकते हैं। ये शक्ति न्याय प्रणाली में दया और मानवीयता के लिए एक आखिरी रास्ते की तरह काम करती है। और आखिर में राष्ट्रपति हमारी सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वो ही हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को नियुक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत का चेहरा होते हैं। सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं, जो दुनिया के सामने राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका को मजबूत करता है। अच्छा, इतनी सारी शक्तियां हैं तो जाहिर है कि इन पर कुछ लगाम भी होगी। राष्ट्रपति असीमित शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए अब वीटो शक्तियों और महाभियोग की उस प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं जो जवाबदेही तय करती है।
राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं। पहली है एब्सोल्यूट वीटो। ये बिल्कुल सीधा है। राष्ट्रपति ने बिल पर साइन करने से मना कर दिया, बात खत्म। वो बिल कानून नहीं बनेगा। एक तरह से ये सीधा न कहना है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। यहाँ राष्ट्रपति बिल को सीधे सीधे खारिज नहीं करते, बल्कि उसे संसद को वापस भेजते हैं कि भाई इस पर एक बार और सोच लो, ये एक बार फिर से विचार करो कहने जैसा है। पर हाँ, अगर संसद उसे दोबारा पास कर देती है तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। और तीसरी जो सबसे अनोखी है वो है पॉकेट वीटो। यहाँ राष्ट्रपति बिल पर कोई एक्शन ही नहीं लेते, ना हाँ कहते हैं ना, वो बस बिल को अपनी जेब में रख लेते हैं। और क्योंकि हमारे संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, तो वो बिल अनिश्चित काल तक वहीं पड़ा रह सकता है, यानी बिना कुछ कहे ही बिल खत्म। इसका सबसे मशहूर उदाहरण 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इस्तेमाल किया था। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक सच्चाई पर ले आता है। इन सारी शक्तियों के बावजूद राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करते। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि उन्हें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना होता है, और वो सलाह मानना उनके लिए जरूरी है, यानी बाध्यकारी है। और जवाबदेही का जो आखिरी और सबसे बड़ा उपाय है वो है महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन जैसा है। इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति को किसी मनमाने तरीके से ना हटाया जा सके। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक प्रतीकात्मक मुखिया है, एक रबर स्टैंप, या फिर वो हमारे संविधान के एक बहुत जरूरी रक्षक है? सच कहूं तो इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक ऐसा पद है जो नाम मात्र के अधिकार और असल प्रभाव के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। और यही सवाल भारतीय लोकतंत्र के दिल में बसता है।